तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, बर्थ से पहले ही काफी ज्यादा क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर बर्थ मतलब 2 मंथ के बाद ही क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपका किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी प्लोइडी की, प्लोइडी क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर, कि एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनियम के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है। तो स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है नेचर में, और इसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल कौन होता है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। अब क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे भी देखते जाना इसको, इसी को ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे इवेंट कहाँ पे चल रहा है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, सबसे पहले ये क्या करता है आपका, ये करता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन क्यों कर रहा है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ, हमने उसको नाम दे दिया स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम भी हमारे पास डिप्लॉयड होता है, और आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये क्या करता है, स्पर्मेटोगोनियम आपका मोर डिफरेंशिएट हो गया है, और ये और अपना नंबर इंक्रीज करता है। जब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन एक्चुअल में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका नंबर भी क्या होता है, ये भी आपका डिप्लॉयड ही होता है। डिप्लॉयड क्यों, क्योंकि देख सकते हो अभी भी माइटोटिक डिवीजन ही हुई है। और माइटोटिक डिवीजन कैसी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, कि आपका बिफोर डिवीजन और आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो स्पर्मेटोगोनियम में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हमारे पास ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर इस पिक्चर से देख पा रहे हो, देखो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम था, डिवाइड होके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये करता है आपका मियोसिस डिवीजन। अब आपको पता है जो मियोसिस होती है वो आपकी 2 फेज में होती है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। यस मैम। और इस मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही वहां पे क्या होता है, मियोसिस होती है, तो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, रिड्यूस, टोटली हाफ हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओगे, क्या मियोसिस 1 रिडक्शन होती है कि मियोसिस 2 रिडक्शनल होती है, दोनों में से कौन सी? मियोसिस 2 रिडक्शनल होती है। मियोसिस 1 में तो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से एक्सचेंज ऑफ जीनोम होता है। यस मैम, मियोसिस 2 ही होती है रिडक्शनल। नहीं, मियोसिस 1 होती है रिडक्शनल, मियोसिस 2 आपकी इक्वेशनल होती है। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, आप बस 2 मिनट वेट करो। ये देखिए यहाँ पे वासु नजर आ रहा है, आप सबको नजर आ रहा है? यस मैम। एक मिनट बस, इसको मुझे थोड़ा सा वो करने दीजिए आप। हमारे पास देखिए जो ये मियोसिस है 2 फेज में हो रहा है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, बताइए यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2n 1 है? मैम, 2n। नहीं, 2n तो है, पर मैं कह रही हूँ कि आप मुझे क्रोमोसोम का नंबर बताइए, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं यहाँ पे? 4n
4 है, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2। 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये सेल है यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, टोटल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है। और 2n इसलिए दिखाया है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2n का मतलब क्या है, हमारे पास सेट है, देख पा रहे हो ये सेट है, एक मैटरनल है, यस मैम। एक पैटर्नल है, इसी को बोलते हैं ना डिप्लॉयड में 2 सेट होना क्रोमोसोम का। लेकिन देखिए जब हमारे यस पास मैम। मियोसिस 1 हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुई, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेल बनते हैं मियोसिस 1 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टोटली हाफ हो गया। अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए, तो होगी रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन देखिए जब हमारे पास मियोसिस 2 होता है, तो मियोसिस 2 होने के बाद ये भी 2 सेल बनाता है, ये भी 2 सेल बनाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है। तो मियोसिस 2 इक्वेशनल है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो हमें मिला और मियोसिस 2 पे जो मिलता है उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम बोल देते हैं कि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। और जब एक सेल आपका डिवाइड करता है तो कितने सेल बनाता है, आपका 4 सेल बनाता है। मियोसिस 1 के टाइम पे भी 2 बनते हैं, और मियोसिस 2 के टाइम पे भी मतलब दोबारा एक सिंगल सेल हमारे पास 4 बनाता है, ठीक है। जो आप ये कह रहे हो ना अभी थोड़ा सा यहाँ पे, चलो ये कुछ मैं कंटेंट में ले गया था उसे, वो नंबर कंसीडर करना भूल गया। ठीक है कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखो देख सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो। हमारे पास ये है, जो ये वाला नीचे वाला ये मियोसिस है, तो ये देखिए हमारे पास ये ऊपर वाला ये है मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं पेरेंट सेल के पास, यहाँ पे 4 सेल थे, जस्ट यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि हमारे पास यहाँ पे 4 सेल थे। आप यहाँ पे नंबर जितना मर्जी ले लो, ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी बॉडी में 4 ही होंगे। अगर हम अपनी बात करें तो हमें इस तरीके के यहाँ पे 23 पेयर दिखाने पड़ेंगे। पता है ना आपको, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स यस होते हैं। मैम। अब इतना बड़ा तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जस्ट यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ पे 4 ही क्रोमोसोम दिखाए, लेकिन और कैसा 2n है, मतलब 2 सेट है। तो यहाँ पे अगर पूरा आप देख पा रहे हो एनाफेज तक, देखिए यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर भी 4 ही है। लेकिन जब एनाफेज 1 के बाद टेलोफेज आता है और हमारा सेल डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो मेटाफेज 2 में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग सेल है, क्योंकि इन सबको अपनी सेपरेट सेल मेमोरी मिल चुकी है। और यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 है। तो आप देख सकते हो कि मियोसिस 1 पे ही क्रोमोसोम का नंबर आपका रिड्यूस हो गया था। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो हमें 4 सेल मिलते हैं, और चारों के चारों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये रिडक्शनल सॉरी ये इक्वेशनल है मियोसिस 2, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास ये देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, सबसे पहले मियोसिस 1 करता है, ठीक है। जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोटिक डिवीजन 1 किया, मतलब मियोसिस 1 किया, तो हमें 2 सेल मिलता है। और इन दोनों में अब क्या होगा, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास क्रोमोसोम नंबर 46 थे, तो आप मुझे बताइए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स कितने होंगे, क्या नंबर होगा, 23 होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होती है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद मियोसिस 1 पे हमें 2 सेल मिले। अब ये दोनों के दोनों सेल भी क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सेल मिल जाते हैं, हमें 4 सेल मिल जाते हैं, और इन 4 को बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो आप मुझे बताइए स्पर्मेटिड के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 होगा। सब में ही क्या है 23, और ये सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं हमारे पास। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे इस फिगर के थ्रू भी, कि हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, फिर यहाँ पे चलो अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया है हमारे पास, लेकिन बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एट द एंड किस में चेंज हो जाता है, स्पर्मेटिड के अंदर चेंज हो जाता है। और स्पर्मेटिड ही बाद में किस में चेंज होता है, हमारे पास मैच्योर स्पर्म के अंदर चेंज होता है। तो मेन अभी हम यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे इवेंट चलता है। आप यहाँ पे ये वाली फिगर भी देख सकते हो कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, जिसका नेचर क्या है, 2n है, मतलब यहाँ पे इसके बाद 46 क्रोमोसोम है, ये आपका डिप्लॉयड है। ये आपका डिफरेंशिएट होके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन ये भी हमारे पास 2n ही है, मतलब 46 क्रोमोसोम है इसके पास भी।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आपका मियोसिस 1 करता है 2 सेल बनाता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसका नेचर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका मियोसिस 2 करता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाता है, और बाद में आपका स्पर्मेटिड ही चेंज होता है स्पर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले मैं उन टर्म्स को आपको समझाऊंगी, प्लीज उनको ध्यान से समझना। ठीक है, 3 टर्म आती है और बहुत बार उनमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल में वो स्पर्म की फॉर्मेशन किससे हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया से। जब आपका स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म के अंदर चेंज होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहली टर्म तो ये वाली है। सेकंड टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियो वर्ड कहां से आया, स्पर्म से आया है, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होना। तो जब हमारा स्पर्मेटिड आपका स्पर्म के अंदर चेंज होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पेसिफिक है, स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाना, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक लास्ट वर्ड आता है, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ठीक है, अब इस स्पर्मिएशन क्या होता है, ये सारे स्पर्म कहाँ पे बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जब हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इस ल्यूमन को छोड़ देते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, डक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो जब हमारा स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन को छोड़कर चला जाए, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आपको तीनों टर्म समझ में आई, बहुत ही मतलब ये 3 टर्म है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और लास्ट आता है स्पर्मिएशन। बताइए। यस मैम। असीम तो आपको, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख सकते हो। और एक्चुअली देखो, जब हमारे पास स्पर्म बनता है ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि वो स्टार्टिंग में आपका ना इमेच्योर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि जब स्टार्टिंग में जब आपका स्पर्म बनता है ना, तो वो क्या होता है, एक्चुअली इमेच्योर होता है। तो हमने बात की थी कि जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर क्या होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं। और सर्टोली सेल क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है ना, जो भी मैंने बात की आपसे स्पर्मिएशन की, स्पर्मिएशन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ये स्पर्म है, उसका जो हेड होता है, ये टोटली एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल में। आप देख सकते हो ये हमारे पास ये सर्टोली सेल है, और यहाँ पे एक्चुअली ये स्पर्मेटिड नहीं है, ये हमारे पास स्पर्म है। ठीक है, यहाँ पे इसको गलत तरीके से मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे पीछे लिखा इन्होंने स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो इसका जो हेड है वो आपका सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो गया है, और सारी सारी नरिशमेंट लेता है और इसके ल्यूमन को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, यही डिफरेंशिएट होके बाद में क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, बाद में वो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इसलिए गलत दिया गया है क्योंकि आपको पता है स्पर्मेटिड आपका इमेच्योर होता है, उसके बाद टेल नहीं होती, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ पे टेल दिखाई गई है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये आपकी मिस्टेक है कि स्पर्मेटिड इन्होंने यहाँ पे इसको भी मेंशन किया गया है, लेकिन एक्चुअली ये स्पर्मेटिड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजेला नहीं होता, स्पर्मेटोजोआ के पास ही फ्लैजेला होता है। यही डिफरेंस होता है स्पर्मेटिड में और आपका स्पर्मेटोजोआ में, कि स्पर्मेटोजोआ के पास मोटिलिटी होती है, वो आपका मूव कर सकता है, लेकिन स्पर्मेटिड मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस मैम। तो एक काम Yes, कीजिए, ma'am.
यहाँ पे ये पूरा इवेंट लिखा गया है, जो जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी। और आप प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, अगर कुछ भी आपको डाउट है फिर आप पूछ सकते हो। और प्लीज मुझे बता भी देना जब आप रीड कर लोगे। Done. डन मैम। ओके, तो अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, कि एक्चुअल में कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, किसका पार्ट होता है? ब्रेन का। आपको पता है ब्रेन से हार्मोन रिलीज होता है, क्या नाम है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और कहाँ पे जाकर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रेशन करवाता है? गोनेडोट्रोफिन का। कौन कौन से गोनेडोट्रोफिन है? एक है हमारे पास LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये बहुत ही इजी है लर्न करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हमारा LH है वो कहाँ पे काम करता है? लीडिंग सेल के ऊपर, मतलब इंटरस्टिशियल सेल में। अब काम तो करता है, लेकिन उससे काम करवा क्या रहा है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवा रहा है। तो एक्चुअल में जो टेस्टोस्टेरोन हमारे लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रेट होते हैं, एक्चुअली उनकी सिक्रेशन भी कौन करवाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। तो आप देख सकते हो कि जो LH होता है, जो FSH होता है, वो मेल फीमेल दोनों में ही काम करवाता है, लेकिन दोनों में काम करवाने का तरीका अलग अलग है। LH अगर फीमेल के अंदर वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, तो यहाँ पे वो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। FSH क्या कर रहा था? फीमेल के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो किसके ऊपर काम करता है? यहाँ पे वो सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि L से ही LH है और L से ही लिडिक सेल है, तो लिडिक सेल पे LH काम करता है। सेकेंड हमारे पास कौन है? FSH है, जो कहाँ पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल के ऊपर। ठीक है, सर्टोली सेल के ऊपर ही एक्ट करता है, और सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? इनिबिन। ठीक है, अब सर्टोली सेल का मेन काम क्या होता है? तो आपने कहा कि वो नरिशमेंट में हेल्प करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी नरिशमेंट उसको इनिबिन से मिलती है, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे कौन करवा रहा है? FSH ही करवा रहा है। अब आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सारी चीजें वही लिखी हुई हैं कि हाइपोथैलेमस है, वहां से GnRH रिलीज हुआ, कहाँ पे जाकर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दोबारा हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? एक हो गया LH और दूसरा हो गया हमारे पास FSH। अब ये जो LH है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? लीडिक सेल के ऊपर,
और किसकी सिक्रेशन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन की। और टेस्टोस्टेरोन का एक रोल क्या देखा गया है कि वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अदर ऑर्गन्स है, उनकी भी क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि मतलब एज के साथ क्या होता है, जो मेल का जो पेनिस होता है उसका साइज काफी ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, और भी बहुत से डक्ट भी आपके काफी अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। वो सारा काम टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। सेकेंड चीज, हमारे पास जो एफएसएच है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर, और सर्टोली सेल इनहिबिन तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या चीज स्टिमुलेट कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के अलावा मतलब दोनों ही, टेस्टोस्टेरोन भी और आपका सर्टोली सेल भी, दोनों क्या करवाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर भी वही वाला डायग्राम है, आप देख सकते हो। जीएनआरएच एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज हुआ जो आपको एक्ट करता है लिडिक सेल के ऊपर, और लिडिक सेल क्या करता है? एंड्रोजन रिलीज करता है। एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन का। मतलब सिंपल सा रूल ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारा सर्टोली सेल है, मेन इसका काम देखा गया है कि ये जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है ना, एक तो आपका स्पर्मेशन के टाइम पर भी ये हेल्प करता है, लेकिन जब हमारा स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? जब हमारा स्पर्मेटेड आपका स्पर्म के अंदर चेंज हुआ है, तो जब उसके अंदर वो चेंज होते हैं, मतलब वो आपका मेच्योर होता है, तो उस टाइम पे भी सर्टोली सेल वहां पे एक्ट करता है। इसीलिए बहुत जगह डायरेक्टली यही लाइन लिखी गई कि सर्टोली सेल कौन सा प्रोसेस करवाता है? स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, मतलब स्पर्मेटेड को चेंज करवाता है स्पर्म के अंदर। ठीक है, समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ma'am. एक बार ये आप पैराग्राफ रीड कीजिए, यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी है जो भी हमने पढ़ी। मैम हो गया। असीमता, आपने रीड कर लिया? Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, वासु आपको? नो मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, फिर हमारा ये मेल वाला पोर्शन सारा डन हो जाएगा, कंप्लीट। तो अब बचता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो टोटल हम इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हेड वाला पोर्शन, फिर होता है नेक, एक होती है मिडल पीस, और एक हमारे पास एक लॉन्ग क्या होती है? लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास ये जो स्पर्म है आपका हेड टू टेल, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बाहर से एक मेम्ब्रेन कवर करती है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एंटायर स्पर्म को हेड टू टेल एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। जो स्पर्म का जो हेड होता है, सबसे पहली चीज उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है आपका? काफी ज्यादा इलोंगेटेड होता है। तो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड वाले पोर्शन में। और इस हेड का जो टिप वाला पोर्शन होता है, इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इस टिप वाले पोर्शन को बोलते हैं एक्रोसोम।
अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम से मतलब किस में हेल्प करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करेंगे। अब ये एंजाइम्स कब चाहिए होते हैं हमें, जब स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करना होता है। तो आपको पता है जो एग होता है ना, उसके बाहर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को रप्चर करना है और फिर कहीं जाके उसको अंदर जाकर फ्यूज होना है। तो उस पूरे फ्यूजन में एक्रोसोम का रोल देखा गया है। उसके बाद जो नेक है, नेक का कोई रोल नहीं है, बस ये ओनली जो हमारा मिडल पीस है और जो हेड है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कर रहा है। इसके बाद अब स्पर्म को मूव करना है, तो मूव करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। तो मिडल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और उनकी शेप भी कैसी होती है, स्पाइरल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो हेड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब वो आपका मूव करता है उस टाइम पे। और एक लॉन्ग टेल है, तो टेल का काम क्या है, ये तो फ्लैजला ही है, फ्लैजला का काम ही क्या होता है, मूव करना, मोटिलिटी के लिए। ठीक है, तो इतना सा आपका ये मतलब बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका स्पर्म का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एंटायर स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेड टू टेल रीजन। ठीक है, तो हेड का जो टिप वाला पोर्शन है उसके टिप में ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और इस पोर्शन को बोलते हैं एक्रोसोम। उसके बाद हमारे पास एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम मटेरियल होगा, मतलब सारा क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के पास ही होता है। यहाँ पे एक छोटी सी नेक होती है और फिर हमारे पास क्या होता है, मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्विमिंग। और एक लॉन्ग टेल है, ठीक है, इसी को ही फ्लैजला बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पोर्शन एक्चुअली हम कर चुके हैं शायद, बस इसमें इजैक्यूलेशन वाला पार्ट है जो डेटा वाला। चलो एक बार मैं खुद ही रीड कर लेती हूँ, अगर कुछ पोर्शन रहा होगा जो मिस हो गया वो यहीं पे आपको बता दूंगी फिर। अब स्पर्म क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक है। अगर आप इसको नेकेड आई से देखो, आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप स्पर्म को देखोगे आपको उसमें नजर आएगा ये हेड वाला पोर्शन है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, टेल है, नहीं, ये कैसा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तभी आपको ये सारी की सारी चीजें नजर आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवल्व्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो होल बॉडी का मतलब क्या है कि हेड टू टेल रीजन, पूरे के पूरे स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर करती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड which is covered by cap like structure called acrosome। तो एक्रोसोम बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन जो होता है आपका हेड का। अब ये एक्रोसोम किससे फिल्ड होता है, एक्रोसोम आपका पूरा का पूरा एंजाइम से फिल होता है जो किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओवम की। अब इसके बाद मिडल पीस के पास क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये डेटा है और ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, देखिए दो चीजें आती है, इसका ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक होता है इजैक्यूलेशन, और एक होता है इंसेमिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होना, कहाँ पे, इनटू द फीमेल वेजाइना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। बट इजैक्यूलेशन क्या होता है, इजैक्यूलेशन होता है स्पर्म का मेल की बॉडी से बाहर आना। लेकिन अब वो जरूरी नहीं है कि वो फीमेल की बॉडी में ही आए, वो नॉर्मल इजैक्यूलेशन बाहर भी हो सकता है, मतलब फीमेल की बॉडी में भी हो सकता है और फीमेल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। तो इन दोनों टर्म को प्लीज थोड़ा सेपरेट रखना कि इजैक्यूलेशन का मतलब क्या है कि बाहर बस मेल की बॉडी से रिलीज हो गया, लेकिन अगर वो फीमेल की बॉडी में जा रहा है तभी उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा हमें क्या बताता है कि जब भी कोई मेल इंटरकोर्स करता है या मास्टरबेशन करता है, जो मर्जी कह लो आप, कहने का मतलब ये है कि वो एक्टिव हो गया है और उसके स्पर्म को भी बाहर निकलना है। तो स्टार्टिंग में जब मेल इजैक्यूलेट करता है इंटरकोर्स के टाइम पे, तो कितने स्पर्म वहां पे रिलीज होते हैं आपकी, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द कोइटस। कोइटस मतलब वही हो गया, कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो हमें नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए चाहिए होते हैं। तो सोचो आप 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख के। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, इजैक्यूलेट होते हैं। समझ आया आपको, इतना पॉइंट समझ आया, जिसमें से Yes. 200 और हम यहाँ पे 250 मान लेते हैं एवरेज। ठीक है,
अब इस 250 मिलियन स्पर्म में से जो 60 स्पर्म होते हैं उनके पास नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल साइज होता है एकदम। 60% कैसे है, नॉर्मल शेप वाले और आपके नॉर्मल साइज वाले। और इसमें से कितना बचा, 60 में से तो ऐसे हो गया कि नॉर्मल शेप है, नॉर्मल साइज वाले हैं, बट 40% ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, मतलब काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के स्पर्म, बहुत ही अच्छे वाले। अब आप ये सोचोगे कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी क्या होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी स्पर्म होते हैं ना, उन सबके पास एक सा न्यूट्रिशन नहीं होता है। जो हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास कैल्शियम रिलीज होता है, वहां पे आपका फ्रुक्टोज होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उन सब का नंबर सारे स्पर्म में सेम नहीं होता है। इसीलिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। उसमें क्या है कि जब एक्चुअल में जब आपका स्पर्म जाता है ना, मतलब विजाइना से जाता है, तो बहुत सारे स्पर्म तो आपके विजाइना में ही किल हो जाते हैं, वहीं से ही मूव नहीं कर पाते। कुछ यूट्रस में जाके किल हो जाते हैं, कुछ आपकी फेलोपियन ट्यूब में जाके रह जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो आपके एग तक पहुंच पाते हैं। तो एक्चुअल में वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके पास फूड कैसा है, उसके एंजाइम कैसे हैं। तो इसमें से ये डेटा बस ध्यान रखना कि इजैकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म, 60% उसमें से आपकी नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल साइज होता है, और 40% ऐसे हैं जिनकी मोटिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा विग्रस होती है, काफी अच्छी खासी होती है। ठीक है, अब स्पर्म कहां से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाद में कहां पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट कौन करता है उनको, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट कौन था, रेटेड टेस्टिस टू वेस्ट डिफरेंस, उस पूरे पोर्शन को ही बोलते हैं। अब एसेसरी डक्ट में होता क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि जो एपिडिडाइमस होता है, वेस्ट डिफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका बल्बो यूथेरिक ग्लैंड, ये सारे के सारे चाहिए होते हैं हमें मोटिलिटी के लिए और उसकी मैचुरेशन के लिए, स्पर्म की उसके लिए। तो इन सबसे कुछ ना कुछ सिक्रेशन होती है। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर भी इन्होंने बल्बो यूथेरिक ग्लैंड को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि उसका ओनली मेन काम होता है ल्यूब्रिकेशन करना। बल्बो यूथेरिक ग्लैंड का मोटिलिटी से और मैचुरेशन से कोई भी लिंक नहीं है, उसका मेन काम है ओनली ल्यूब्रिकेशन करना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen। तो सीमन क्या होता है, seminal plasma plus sperm, and the function of the male sex accessory duct glands are maintained by the testicular hormones called androgen। तो ये तो हम पहले कर ही चुके हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका ओनली काम ओनली स्पर्म की फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी पार्ट है प्रॉपर ढंग से वहां पे डक्ट की फॉर्मेशन करना, ग्लैंड को मैच्योर करना, वो इन सबको मेंटेन करने का काम एंड्रोजन ही करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कोई डाउट है इसमें आपको? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो एक्चुअली आज हम ना इतना ही पोर्शन करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे आपका oogenesis। यस मैम। ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ तक पढ़ लेना, स्पर्म का स्ट्रक्चर आज हमने किया है और रोल ऑफ हार्मोन्स किया है, उसके बाद क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका मेमरी ग्लैंड, ये 4 पोर्शन आज हमने किए हैं। ठीक है, कल करेंगे oogenesis के बारे में। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर दूं फिर। मैम कहाँ आप लिंक सेंड करोगे या फिर जीमेल पे सेंड करोगे आज वाला लेक्चर? आप मुझे बता दो, मैं आपको मेल भी कर सकती हूँ और कहीं पर लिंक भी कर सकती हूँ, मेरे पास तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग है, आप मुझे बता दो। आप फिर व्हाट्सएप पे मैम सेंड ग्रुप कर पे दो। ड्राइव का वो भेज देना फिर। यस चलो ठीक, मैम, ऐसे ठीक कर है दो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। चलो चलो मैम, ओके जी, बाय बाय। बाय। बाय।